तो न्यूक्लियाई ये भी अपना 3 से 4 लेक्चर का टॉपिक है। ओके, जैसा कि रेडियो एक्टिविटी तो हट ही गया सिलेबस से, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक एक ग्राफ दूंगा, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा केमिस्ट्री में नहीं है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, चलो हटा दिया। तो न्यूक्लियाई पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे भाई, न्यूक्लियस ये जो एटम है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता था क्या? ओके, न्यूक्लियस और ऑर्बिट में क्या घूमते थे? इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में क्या होता था? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ऑर्बिट में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली घूमने रहते क्लाउड्स होते हैं उसके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ोगे। अच्छा, तो अब ये समझ में आना चाहिए, डिस्कवरी किसने की थी? बताओ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? हाँ, एक लाइन है, हम हमारे टीचर ने यार ईटा पर नाचे, है ना, ईटा पर नाचे, ऐसे हमारे टीचर ने। तो हम ये लाइन पढ़ते इतना खुश हो गए थे, जैसे मान लो सब कुछ मिल गया। और ये पढ़ने के बाद उस एटीट्यूड से घर पे आ रही थी, पूछो क्या। जैसे हमारे भैया थे पड़ोस में, उन्होंने हलीना ने कीरत से फरियाद वो पढ़ा दिया था, तो हमको लगा ये तो लेजेंड आदमी। ठीक है, इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं आता, तो हमारे लिए वो सेलिब्रिटी थी। फिर हमारे टीचर ने बताया बेटा ईटा पर नाचे। ठीक है सर, फिर अब हमारे दिमाग में यही समझ में आया ईटा पे चढ़ के हम कैसे नाचेंगे। तो हम एक ब्रिक लेके आए और रख दिए, और हम इमेजिन करो उस पर कोई नाचेगा कैसे, गिर जाएगा, इतनी छोटी सी जगह है। ठीक है, तो हमें हमारे लिए स्टेटमेंट काफी अच्छा लग रहा था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है, ऐसे। और मैंने तो पूरी सीरीज ही बना ली। फिर एक लूसेंट की आती है बुक जनरल नॉलेज के लिए, लूसेंट पब्लिकेशन की आती है, तो मुझे वो पूरी बुक याद थी और इतना इंफॉर्मेशन था मेरे पास कि मेसॉन, न्यूट्रिनो, पाउली, जितने भी लोग थे, पॉजिट्रॉन, सबको मैंने याद कर लिया और मैंने अपना भी निमोनिक्स बना लिया था, पूरा याद कर लिया। ठीक है, कई बार पॉजिट्रॉन की खोज या प्रोटॉन की खोज को बोलते हैं, कई बार तो एंडरसन ने किया था, ऐसा बोलते। ठीक है, एंडरसन। लेकिन खैर हम लोग रदरफोर्ड पढ़ते हैं, तो डिस्कवरी में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है ना, डिस्कवरी में पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन के स्टूडेंट कौन थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी? प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे लिखना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी भाई साहब जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, हाँ, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम था। ठीक है, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज की थी, हाँ, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, लोगों का मानना है जो जॉन विक है इन्हीं का ग्रैंडसन है। ठीक है, हाँ? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, देख, जॉन विक होता है वो देखा है ना, चैप्टर 2 चैप्टर 3। ठीक है, खैर, अब कोई इंडियन दिख रहा है क्या इसमें? इंडियन ने गॉड पार्टिकल खोज की थी, यहाँ पे लिखता मैं तो सत्येंद्र नाथ बोस लिखना पड़ता मुझे। ठीक है, तो वो हमारे सिलेबस में है नहीं, बस इतना ही। ठीक है, तो न्यूक्लियस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या होता था? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है क्या? इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये निगेटिवली चार्ज है। इसको मैं मिनट इधर बना देता हूँ। तो ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं। ओके, चलो, तो रिप्रेजेंटेशन, न्यूक्लियर तक पहुंचने के लिए पहले हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट देख लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट।
कैसे हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एलिमेंट है एक्स और यहाँ पे लिख दिया हमने जेड और यहाँ पे लिख दिया हमने ए, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता था, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, ओके। भाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और ये मास नंबर। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, या इसी को हम क्या बोलते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, ए माइनस जेड, ठीक है। तो ए माइनस जेड क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। भाई मास नंबर मतलब न्यूक्लियस का मास, ठीक है। तो ए माइनस जेड, मास नंबर में से अगर मैं प्रोटॉन को निकाल दूं, मास नंबर कैसे निकालते थे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू मास नंबर। हमें न्यूट्रॉन चाहिए, तो मास नंबर में से मैं प्रोटॉन को घटा दूं तो क्या आएगा, न्यूट्रॉन। ए माइनस जेड क्या आ गया आपका, बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो, तो मास नंबर आप लोग क्या लिखते थे, ये मास नंबर, मास नंबर को ही हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अभी बताएंगे ये न्यूक्लियस होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एक्स क्या है आपका, एटम, एक्स क्या है आपका, कोई एलिमेंट या कोई एटम, ठीक है, कोई एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 एग्जाम्पल। मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सीख लेते हैं, क्योंकि कुछ अच्छे ऐसे ऐसे बच्चे हैं उनको ये भी नहीं पता, ठीक है। मान लो आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 56 होता है। इसमें भी आपसे यही पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिथियम 3Li7, तो आपसे पूछ रहा है इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो। तो चलो पहला मैं करके बता देता हूँ, बाकी दोनों आप लोग करो। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, जेड के बराबर। भाई आपको याद है ये जेड रिप्रेजेंट करता है, ये ए, ठीक है। हाँ नहीं आप बताओ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ऑक्सीजन 8O16, हाँ हाँ, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 8। ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, ए माइनस जेड, ए है 16 और जेड है 8, तो कितना आ गया 8, ठीक है। चलो वेरी गुड। सिमिलरली इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 26 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 56 माइनस 26 क्या आएगा 30। सिमिलरली यहाँ पे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 3, जेड के बराबर होगा, और जेड कितना है 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड के बराबर होगा, और कितना होगा 7 माइनस 3 4, ठीक है। समझ में आया, कोई गड़बड़ कर दी क्या मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है नीचे, अरे से उल्टा से, कोई बात नहीं होता है, एल में से 3 कैसे माइनस करूंगा यार, चलो। मतलब ऐसे बोल सकता हूँ क्या, सेम प्रोटॉन एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन, है ना। तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, न्यूक्लियाई है भी, आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो सर, सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है, लेकिन हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई है भी, न्यूक्लियाई है भी, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन,
same number of proton and different number of neutron, different number of neutron, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप। एग्जांपल देगा कोई आइसोटोप्स का? हाँ, हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3 और हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो पहला एग्जांपल यही हो गया सर, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, ये सब क्या है? आइसोटोप्स, आइसोटोप। दूसरा आपने एग्जांपल दिया, ये फर्स्ट एग्जांपल मान लो। दूसरा आपने दिया C612, 6C12 और एंड C6C14 रेडियो एक्टिव होता था क्या वो? कार्बन डेटिंग। ठीक है, कोई पुराना अगर आपको मिलता था फॉसिल्स वगैरह, तो उसकी कार्बन डेटिंग करता था ना, कितने हजार साल पुरानी है। ठीक है, बोलते थे डायनासोर का क्या मिला है? फॉसिल्स। तो बताते थे कि ये इतने हजार साल पुराना है, इतने मिलियंस ईयर्स। तो वो हाफ लाइफ डीके से ही निकालते थे। ठीक है, तो उसमें इसका यूज करते हैं C614। ठीक है, तो ये सब आइसोटोप्स होंगे। दूसरा लिखो आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार मतलब सेम मास नंबर होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? न्यूक्लियाई हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आपको तो ये पता ही है कि सर आइसोबार का मतलब सेम मास नंबर है। हाँ, न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर एंड डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे, और करके लिख लेते, न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नहीं नहीं, ये कैसे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल सकता हूँ क्या? बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, डिफरेंट अगर सेम नंबर कर दूं तो मास नंबर भी अलग हो गया ना, ये नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, दोनों ही अलग अलग होंगे। ठीक है, मास नंबर सेम है ना भाई। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो सेम करने के लिए तो न्यूट्रॉन भी अलग अलग होंगे ना, तो मैं ये लाइन नहीं लिख सकता। ठीक है, चलो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या बोलते थे? आइसोटोन। अच्छा, पहले इसका एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ क्या है? आइसो बार का एग्जांपल क्या है? N714 एंड C614। ये क्या है? आइसो बार ही तो है। सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्या होगा ये? आइसो बार। क्या बोलोगे? न्यूक्लियाई हैविंग, न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर, nuclei having same number of neutron and different nuclei having same number of neutron and a different number of atomic number या प्रोटॉन। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऐसे डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक एलिमेंट लेते हैं, बताओ क्या है? आइसोटोन है कि नहीं? एक कोई ए एलिमेंट लिया, ये 7 और 13, एंड एक कोई बी एलिमेंट लिया, ये
8 और मान लो 14 बोल दिया। चलो बताओ, क्या ये आइसोटोन है? हाँ, सही में आइसोटोन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए। 13 - 7 6, 14 - 8 6, तो क्या है ये आइसोटोन, ठीक है। चलो, और कुछ पढ़ते थे इसके अलावा? न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर, न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर and nuclei having same mass number and different sorry different radioactive properties होती है इसकी, ठीक है। न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर but different radioactive properties but different radioactive properties radioactive properties। अब लिखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को हमने जूम किया हुआ है। इसमें खूब सारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ऐसे मानो, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, ओके। जब यूनिवर्स में ये अलग अलग थे, कंबाइंड हो तो हमको क्या मिल गया, न्यूक्लियस मिल गया, ठीक है। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कंबाइंड में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। मैंने बोला था ना, भी समझाऊंगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं कंबाइंडली, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे फादर और मदर को कंबाइनली क्या बोलते हो, पेरेंट्स, क्या बोलते हो, ठीक है। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर क्या बोलोगे, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अंकल आंटी को कंबाइनली क्या बोलोगे, नहीं कल मेरे दिमाग में यार बच्चों के एग्जांपल दूंगा, बच्चों ने अगर पूछ लिया यार सर अंकल और आंटी को कंबाइनली क्या बोलेंगे, हाँ? कुछ आ रहा है याद, हाँ? देखो, अपन जो भाई बहन होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं ना। तो ऐसे अब चाचा क्या है, पापा के भाई है, ठीक है। और जो चाची आई है, वो पापा की क्या, सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। तो वर्ड्स आए पिबलिंग्स बोलते हैं इनको, ठीक है। क्या बोलते हैं, पिबलिंग्स, ओके। तो चाचा और चाची को कंबाइनली क्या बोलते हैं, पापा को पेरेंट्स, पापा मम्मी को पेरेंट्स, तो चाचा चाची को पिबलिंग्स, ठीक है, कंबाइनली बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स मेरे को मिला, मैंने कहा यार चलो ठीक है, बच्चों को बताएंगे तो थोड़ा उनको अच्छा लगेगा, तो कुछ नया सीखने को मिला, ठीक है। मेरे भी दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आए, चाचा चाची को क्या बोलेंगे। तो आप लोग सोचना मामा मामी को क्या बोलेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है मिबलिंग, ऐसा तो नहीं है, खैर। तो समझा ना आपने, जैसे फादर एंड मदर को कंबाइंडली हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। फादर एंड मदर को, भाई फादर मदर पेरेंट्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समझ आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए बात को, हमने न्यूक्लियस किसको बोला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली क्या बोल दिया हमने, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस। अच्छा, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाऊंगा तो इनका कुछ मास नंबर आएगा, इनका कुछ मास नंबर आएगा, तो उसको एम से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जनरली क्या होते हैं, बराबर होते हैं क्या, स्लाइटली न्यूट्रॉन हैवियर होता है, स्लाइटली न्यूट्रॉन हैवियर होता है, ठीक है। चलो, तो मान लो हमने बोला मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, हमने क्या बोल दिया, एम,
मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास क्या है, ठीक है, वन प्रोटॉन, वन प्रोटॉन प्लस वन न्यूट्रॉन का मास क्या है, ठीक है, मास ऑफ, ऐसे लिखो, मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस वन न्यूट्रॉन इक्वल टू, हमने क्या बोला है, एम। यही है क्या, मास ऑफ ईच न्यूक्लियर, समझ आ रही है, ईच न्यूक्लियर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, ठीक। चलो, अब सिंस आपको पता है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन, क्या है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली क्या मैं बोल सकता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है क्या, ऐसे। इन रियलिटी हमको पता है, इन रियलिटी अपने को पता है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो, अब अपने को मास नंबर कैसे निकालते थे हम, मास नंबर, मास नंबर कैसे निकालते, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, ए से, किससे, ए से। सारा खेल थोड़ा सा समझ में आ जाएगा थोड़ा, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, ये समझ में आ रहा है हमारा, ठीक है। क्या हुआ, लिखते लिखते सर हाथ दुख गया, कब खत्म होगा फिजिक्स, मैं भी यही क्वेश्चन पूछता हूँ अपने आप से, कब खत्म होगा फिजिक्स, अभी पूरा ऑप्टिक्स बचा हुआ है, फिर आपके 11th के कुछ चैप्टर बचे हुए, उसका भी तो जिम्मा उठा रखा है मैंने, लेकिन वो जल्दी जल्दी करवा दूंगा मैं, ठीक है, उसके मटेरियल्स तैयार कर दिए मैंने, बच्चों को पढ़ा के वहां से पीडीएफ दूंगा और डेली यहाँ से पढ़ा के क्वेश्चन करा दूंगा। तो मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि ए है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इधर ध्यान दो सभी लोग, समझो यहाँ पे, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर है, अगर मैं बोलूं एक प्रोटॉन का मास 1 ग्राम है और वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर हो, तो P प्लस एन, ठीक है, P प्लस एन, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मास नंबर दे दिया। अब एक न्यूक्लियॉन का मास आपको पता है कितना है, एम, एम ए जो, देखो एक न्यूक्लियॉन का मास पता है एम, तो इतने सारे न्यूक्लियॉन्स का मास नहीं बता पाओगे, एम इंटू ए, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वो क्या आएगा, एम इंटू ए, ठीक है, एक न्यूक्लियन का मास एम है, तो ए न्यूक्लियन का मास कितना होगा, एम इंटू ए, एम इंटू ए, ठीक है। चलो, एक न्यूक्लियन का मास है, और ये पेरेंट न्यूक्लियंस को ही तो बोलेंगे पेरेंट्स, एनालॉजी मैंने समझाने की कोशिश की थी, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या बोलते हैं, कपल, हाँ सर ये ज्यादा रिलेटेबल हो गया, ऐसी बातें क्या करो, तो कहा सर चाचा चाची, वो तो अब चाचा चाची बन गए ना, हाँ क्यों, जैसे क्लास में गर्ल्स स्टूडेंट, गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, तो जो पढ़ने आ रहे हैं ना सभी लोग, तो इनको कंबाइनली क्या बोल देते हैं, स्टूडेंट्स, और कुछ बोलते हो क्या, क्लासमेट, चलो ठीक है। अच्छा देखो प्रोटॉन, फिर से समझो, फिर से समझो,
न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन में क्या बोलता हूं, न्यूक्लियॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन स्लाइटली हेवियर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बोलते थे, मास नंबर, ए से रिप्रेजेंट करते थे। एक न्यूक्लियॉन का मास है m, तो ए न्यूक्लियस, तो ए मास नंबर है, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या जाएगा, m इनटू ए। देखो एक्सपेरिमेंट किए लोगों ने, फिर एक रिजल्ट स्टैब्लिश किया, ठीक है। जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, देखो इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट, it is found experimentally that it is found experimentally that radius of nucleus, that radius r, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर में 1/3। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर में 1/3, ठीक है। चल ठीक है, आर बराबर क्या पढ़ोगे, आर नॉट ए की पावर में 1/3, या और आर नॉट की जो वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है, या इसी को बोलते हैं आर नॉट इक्वल टू 1.1 फर्मी, 1 फर्मी। क्योंकि जनरली जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो 10⁻⁻15 ऑर्डर का होता है, ठीक है, ठीक है। जनरली जो साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है, ये होता है, ओके। तो यहां से अगर मैं दो न्यूक्लियस लेता हूं, ठीक है, दोनों ही एटम, दो एटम लेते हैं, दोनों एटम का मास नंबर अलग अलग है, तो दोनों ही एटम के न्यूक्लियस का अगर मैं रेशियो पूछ लूं, रेडियस का रेशियो, तो r1 अपॉन में r2 क्या लिख सकता हूं मैं, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो फॉर फर्स्ट न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस नंबर 1 है, इसकी रेडियस मान लो हमने बोल दिया r1। ये मान लो न्यूक्लियस नंबर 2 है, इसकी रेडियस है r2। इसकी रेडियस है r2, इसका मास नंबर है a1 और इसका मास नंबर है a2, ठीक है। चलो, तो r1 आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर में 1/3, यहाँ पे क्या है r2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a2 की पावर में 1/3, तो r1 अपॉन में r2 क्या आ जाएगा, a1 अपॉन में a2 की पावर में 1/3। अच्छा, हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं है सर कि हम लोगों तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो सब कुछ और पढ़ रहे थे, रेडियस, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ रहे थे आप लोग, 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम, ये पढ़ रहे थे क्या, यहाँ पे ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है बताओ सर, वहां पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता था और उस ऑर्बिट की हम रेडियस निकाल रहे थे, यहाँ पे तो हम न्यूक्लियस की रेडियस निकालने जा रहे हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक अलग डेरिवेशन या अलग फॉर्मूला निकाला, ठीक है। चलो, नोट है क्या, अरे पता नहीं आज क्या हो गया, 7 को n लिख दे रहा हूं। एग्जाम्पल देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई of Fe26, 56 and Li37। तो देखो कैसे करें, क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ आयरन 56 एंड लिथियम 7। तो देखो कैसे करेंगे, नहीं कुछ चीजें जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही में नहीं है,
अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैलाश माउंटेन, सुना है, उसमें कोई क्लाइम नहीं कर पा रहा है। माउंटेन एवरेस्ट जो कि उससे भी ऊंचा, उस पर क्लाइम कर ले रहे, उस पर नहीं कर पा रहे। क्यों? इतने वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं वहां पे, ठीक है। अच्छा जैसे आप लोग देखो, ये जो क्या बोलते हैं, जब आप लोग हज को जाते हो तो वहां पे पानी है ना, जमजम बोलते हैं, आबे जमजम क्या भी जो भी है, वो बोलते हैं वहां पे कोई बैक्टीरिया नहीं लगता। कोई एक्सप्लेनेशन है इसका साइंस के पास, क्यों नहीं होता ऐसा? कितना रिसर्च आके करे, नहीं मिला ना एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऐसी चीजें हैं इस वर्ल्ड में। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियर ऑफ थिंग। अच्छा, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर में 1/, तो R1 अपॉन में R2 बराबर A1 अपॉन में A2 की पावर में 1/3, ऐसे लिख सकता हूं क्या? सही लिखा, चलो। A1 56, A2 7, तो पुट करो 56 डिवाइडेड बाई 7 की पावर में 1/3, तो क्या आया? R1 अपॉन में R2 बराबर 8 की पावर में 1/3। अच्छा, 8 को क्या लिख सकते हो? 2 क्यूब, तो R1 अपॉन में R2 क्या आ जाएगा आपका? 2 क्यूब की पावर में 1/3, और 3 से 3, R1 अपॉन में R2 क्या आ गया? 2 आ गया, ये 2 अपॉन में 1, ये है रेशियो। ठीक है, चलो, तो यहां पे तो निकाल दिया R1 अपॉन में R2 2:1, और R2 अपॉन में R3 क्या आएगा? 1:2, नहीं आएगा, क्यों रूट लेना पड़ेगा ना। ठीक, इसका अगर निकालोगे तो आएगा, तो कुछ ऐसा आएगा, देखो, R प्रोपोर्शनल टू A की पावर में 1/3, R1 इज टू R2 इज टू R3, क्या आएगा? A1 की पावर में 1/3 इज टू A2 की पावर में 1/3 इज टू A3 की पावर में 1/3, तो क्या लिखोगे? 56 की पावर में 1/3 इज टू 7 की पावर में 1/3 इज टू 14 की पावर में 1/3, ये आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ, कोई एलिमेंट है ए, उसका मास नंबर दिया हुआ है 125, एंड बी जिसका मास नंबर दिया हुआ है 64। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ये, इनकी न्यूक्लियर का रेडियस बताओ। 5/4, ठीक। तो आपको पता है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर में 1/3, तो R1 या RA, रेडियस ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बी, क्या लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ बी की पावर में 1/3, तो एटॉमिक मास ऑफ ए क्या है? 125 डिवाइडेड बाय 64 की पावर में 1/3, और 125 किसका क्यूब है? 5 का, तो लिखोगे यहां पे रेडियस ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बी, तो क्या आएगा? 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब की पावर में 1/3। अच्छा, इन दोनों को कंबाइनली क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5/4 की पावर में क्यूब डिवाइड की पावर में 1/3, 3 से 3, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बी बराबर 5/4, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the nucleus of aluminum is 3 point, the radius of nucleus of क्या है? 3.6 फर्मी, साइज दिया हुआ ना, साइज मतलब रेडियस, तो
फॉर एल्यूमिनियम अगर मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम के पावर में 1 बाई, आपसे पूछा द अप्रॉक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर 64 कॉपर, तो रेडियस ऑफ कॉपर पूछ रहा है तो ये क्या लिखोगे मास नंबर ऑफ कॉपर की पावर में 1 बाई 3। तो दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कॉपर इक्वल टू मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्या है 27 डिवाइडेड बाय मास नंबर ऑफ कॉपर क्या है 64 की पावर में 1 बाई 3। चलो बस 1 महीने की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद मस्त अपना एंजॉय करना, बोर्ड वगैरह देना, बोर्ड को सीरियसली इतना भी नहीं लेना है कि तुम्हारा नीट खराब हो जाए, ठीक है। दोनों को प्रॉपर वेटेज देना है, ठीक है। पता चला बोर्ड में परसेंटेज कम आ गए। एक बच्ची थी पिछली क्लास में, उसके 40% आए थे यार पूरे पीसीबी मिला के, तो नहीं दे पाया शायद। कुछ तो क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे उसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर पढ़ाई करना है। मैंने क्या बोला था प्रीवियस 5 ईयर्स के खरीद लो, उसमें देखो उसने क्या पूछा, पहले एग्जामिनर के माइंड सेट को पढ़ने की कोशिश करो और कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन अच्छी हैंड राइटिंग में, डायग्राम जरूर नहीं आ रहा बना दो, भारत का नक्शा ही बना देना, बना देना जरूर, उसको बनाओ और कॉपी भरा हुआ दिखना चाहिए ना, फॉन्ट थोड़े से बढ़ा देना, पता चलो छोटे छोटे वैसे लिख रहे हो जैसे यहाँ पे कॉपी में एक लाइन खींच दिया अलग नहीं, तुम जितना यहाँ एक पेज पे लिखते हो वहां उतने 5 पेज पे लिखने आपको, ठीक है। और कैसे भी करके सोल्यूशन को एक्सटेंड करना है, हेंस दिस दैट प्रूव्ड, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो 27 क्या लिखोगे, 27 को क्या लिख सकते हो 3 क्यू और 64 को 4 क्यू की पावर में 1 बाई 3, 3 बाई 4 का होल क्यूब की पावर में 1 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, रेडियस ऑफ कॉपर चाहिए क्या अपने को, तो देखो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया होता 3.6 फर्मी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कॉपर इक्वल टू 3 बाई 4, 3 से इसको कट करोगे 1.2, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियस ऑफ कॉपर आ जाएगा 4 into 1.2 फर्मी मतलब 4.8 फर्मी। तो ये आ गया आपका थर्ड ऑप्शन। चलो यहां पे आ जाओ, कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन, बाकी लोगों का यही है ना, आ गया। सर हमने क्लीन हम बातें कर रहे थे, आप जब बोर्ड की बातें बता रहे थे ना हम वो सुन रहे थे, अरे तुम ठीक है और भी काम करते हो, हम भी अटेंटिव हैं। जब टीचर कोई कहानी बताता था हम तो टीचर को ना फोर्स करते सर कोई कहानी बताओ, तो हमारे टीचर भी ऐसे की कहानियां बताने में कहाँ पीछे, उनकी वो एज उनकी हो गई 45 ईयर्स, ठीक है, जो प्रोफेसर वगैरह थे, कहानी कहानी उनकी लाइफ में इतने सारे इंसिडेंट्स उसने देखे हुए। अब मैं तो अभी मेरी एज ही कितनी यार, अभी तो कभी कभी लगता है मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, ऐसा लगता है आप लोगों को भी क्या, नहीं आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को ऐसा नहीं लगना मेरी एज में जब आओगे तब लगना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हो जाता है वो लुकमान, हो जाता है वो, हाँ। तो अभी आप लोग एंजॉय करो, पढ़ाई लिखाई करो, सब चीज अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो आप लोगों का लिथियम है, ठीक है, हैज अ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ अर्थ देन व्हिच वुड हैव द अप्रोक्सीमेटली r by 3। तो कौन से एटम के लिए, मान लो x एटम है तो इसका रेडियस कितना r है क्या, आपको पता है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1 by 3। फॉर ऑस्मियम रेडियस कितना है r और मास नंबर कितना 189 की पावर में 1 by 3। अब जो दूसरा एटम है उसका रेडियस हमने बोल दिया r by 3 है सर, और ये किसके प्रोपोर्शनल हो तो इसका मास नंबर मान लो a है, तो हमें a फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड करोगे तो कटेगा तो क्या आएगा
3 बराबर 189 की पावर में 1/3 डिवाइडेड बाई ए की पावर में 1/3। ठीक है, अब ए की वैल्यू को अपने आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये ए की पावर में 1/3 है ना, इस तरफ लेके जाओ और 3 को इधर लेके आओ, तो ए की पावर में 1/3 बराबर 189 की पावर में 1/3 डिवाइडेड बाई 3। आपने क्यूब ले लिया है, क्यूब रूट, क्यूब नहीं किया। ठीक है, देखते हैं क्या था। ठीक, एक मिनट देख ले, नहीं शायद आपने सही किया हुआ है। अब दोनों तरफ क्या कर दोगे, क्यूब, दोनों तरफ क्या कर दोगे, क्यूब, क्योंकि अपने को ए चाहिए, तो दोनों तरफ हमने क्यूब कर दिया। तो क्या आएगा फर्दर, ए बराबर ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, और ये 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 189 डिवाइडेड बाय 27, इसको करोगे तो क्या आएगा, तो 7 के आसपास आएगा, 7। ए मास नंबर 7 आ गया, और ये किसका है, लिथियम, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियाई से टूट के दो छोटे न्यूक्लियाई टूटे, जो बड़ा न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, दो छोटे न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस। अच्छा बताओ न्यूक्लियस टूटते क्यों है, स्टेबल होने के लिए ना। ठीक है, तो टूट के छोटे छोटे दो न्यूक्लियाई बन गए, दो एटम बन गए, उनकी जो मास नंबर है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है उनके रेडियस का रेशियो बताओ। अभी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों ने किया। देखो ये मान लो बिगर न्यूक्लियाई था, इसका मास नंबर कितना है 189। अब ये ब्रेक हुआ, फ्यूजन हुआ इसका। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गए क्या। ठीक है, इसका मास नंबर है 125, इसका मास नंबर है 64। ठीक है, मान लो ये ए है, अब ये बी एटम और ये सी एटम बन गए। ठीक है, अब इनकी, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई। इसको हम क्या बोलेंगे, डॉटर। सन बोलना चाहिए था, पता करो आप लोग इसके, है ना, वाई डॉटर, वाई नॉट सन, क्योंकि कुछ तो रीजन होगा। जैसे मैंने खोजा एक चीज, अब आप ये खोज के आना, सर इसलिए नहीं बोला है ना, बेटे सर मैंने पता है क्यों, हाले पता करके आओ कल, कल पता करके आना है इसको डॉटर क्यों बोला, सन क्यों नहीं बोला। ठीक है, चलो अच्छा इधर ध्यान दो सभी लोग। अब ये ब्रेक हुआ, अब इनकी रेडियस का रेशियो पूछ लिया है, तो आपको पता है R1 मान लो इसकी रेडियस है, आर बी इसकी रेडियस है आर सी, तो आर बी अपॉन में आर सी बराबर क्या लिखोगे, एटॉमिक मास ऑफ डी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सी की पावर में 1/3। तो एटॉमिक मास ऑफ डी क्या है 125, एटॉमिक मास ऑफ सी क्या है 64 की पावर में 1/3। अच्छा कौन बताएगा, हमें तुम बताओ, नहीं नहीं तुम ही बताओ। 125 किसका क्यूब है और 64, तो इतना आसान पूछ रहा हूं, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूं। ठीक है, अभी थोड़ा डिफिकल्ट आएगा वो भी पूछूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी तुमको ही बताना है। ठीक है, बिल्कुल शांति से बैठे रहते हो, कुछ लिखते नहीं हो, लिख रहे हो कि नहीं, 5/4 का होल क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसल, क्या आया 5/4। तो रेडियस ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई का रेशियो क्या आ गया भाई 5/4। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, नोट डाउन करो। फिर देखो रेस्ट पे रखा हुआ था, इधर देखो एटम रेस्ट पे था, इनिशियल मोमेंटम एक्सप्लोड हुआ, एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो वो भी मोमेंटम का सम जीरो आना चाहिए, तो फिर वहां से क्या जाएगा मास का रेशियो। पहला है 2:1, दूसरा है 1:2, तीसरा है 8:1, फोर्थ है 1:8। चलो सॉल्व करो। देखो एक पेरेंट न्यूक्लियस एक्सप्लोड हुआ सर, इनिशियली क्या था वो रेस्ट पे, एक्सप्लोड हुआ ना, एक्सप्लोड हुआ तो 2 फ्रेगमेंट्स बनेंगे,
एक फ्रेगमेंट इधर जाएगा और एक फ्रेगमेंट है ना इधर जाएगा, मान लो। बस बस भाई, ज्यादा नहीं, ज्यादा हंसोगे तो दिक्कत हो जाएगी तुमको। ठीक है, ये मान लो v1 वेलोसिटी जा रहा है, ये मान लो v2 वेलोसिटी जा रहा है, इसका मास है मान लो m1 और इसका मास है मान लो m2, दो फ्रेगमेंट हुए। इनिशियली रेस्ट पे था, अब आपको पता है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे, m1 v1 माइनस का आई कैप प्लस m2 v2 प्लस का आई कैप। तो इसको इस तरफ लेके आओगे, क्या बन जाएगा, m1 v1 बराबर m2 v2। तो अपने को क्या दिया हुआ है, v1 अपॉन में v2, तो यहां से क्या निकल जाएगा, m2 अपॉन में m1 बराबर v1 अपॉन में v2। अच्छा, ये दिया हुआ क्या, कितना दिया हुआ, 1/2। तो मास का रेशियो पता चल गया ना, न्यूक्लियस के मास का रेशियो ये हो गया m2 अपॉन में m1 बराबर 1/2। तो पुट कर देंगे, आपको पता है r1 अपॉन में r2 क्या आएगा, a1 अपॉन में a2 की पावर में 1/3। और यही तो है मास नंबर, यही तो है मास, यही तो a2 अपॉन में a1, इसी को तो हम a2 अपॉन में a1 बोल देते थे। यहाँ पे पुट करो, तो a2 अपॉन में a1 1/2 है, तो r1 अपॉन में r2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर में 1/3। याद है क्या, और कोई ऑप्शन नहीं, 2/1 की पावर में 1/3। देखो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक्स है या डेटा मैंने गलत लिख दिया है, सही है, और मैंने ऑप्शन ऑप्शन ही गलत लिख दिए, ठीक है। तो कौन सा होगा, 2 की पावर में 1/3। तो आप लोगों को यही आ रहा था क्या, चलो ठीक है, आप लोगों ने कर लिया, ओके कोई बात नहीं। टॉपिक अपना डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। चलो, तो दो सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे। अब इस न्यूक्लियस की मैं क्या निकालने जा रहा हूं, डेंसिटी। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। चलो, कोई पूछेगा 1 kg मिल्क हैवियर है या 1 लीटर मिल्क हैवियर है, हाँ सेम आएगा, कहीं बाहर बोल मत देना। डेंसिटी पहले मास निकालोगे ना, मास बराबर डेंसिटी टू वॉल्यूम, जो मिल्क है उसकी डेंसिटी कितनी है, और आपने वॉल्यूम कितना लिया, 1 लीटर, उसको कन्वर्ट करोगे केजी में, तो देखोगे डेंसिटी का जो जो डेंसिटी टू वॉल्यूम करोगे ना, तो उसका वेट कम आएगा, मास कम आएगा, ठीक है। बराबर मत बोल देना गलती से, ठीक है, मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो डेंसिटी अब मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, डेंसिटी बराबर मास कितना है इस न्यूक्लियस का, एक न्यूक्लियन का मास कितना था, m, मास नंबर कितना था, a, तो पूरे न्यूक्लियस का मास कितना होगा, m इंटू a डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इस न्यूक्लियस का कुछ रेडियस होगा क्या, क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब। और क्योंकि आपको पता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, आर नॉट ए की पावर में 1/3। अगर उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो डेंसिटी क्या आ जाएगा, m इंटू ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, आर की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, रिप्लेस इट विद आर नॉट ए की पावर में 1/3 की पावर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आर नॉट क्यूब हो जाएगा क्या, ठीक है। तो रो बराबर m इंटू ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए से ए कैंसिल, तो जो डेंसिटी आया फर्दर वो क्या है, m अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट क्यूब।
ये क्या है, एक न्यूक्लियन का मास है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियन का मास है ना, ठीक है, ये कांस्टेंट है। ये क्या है 4/3, ये भी कांस्टेंट है। पाई ये भी कांस्टेंट, आर नॉट 1.1 फर्मी ये भी कांस्टेंट है। तो पूरा रिजल्ट क्या आ गया, कांस्टेंट। तो डेंसिटी क्या आई भाई साहब, कांस्टेंट आ गई। और इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग लगभग 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आएगी डेंसिटी। 10⁻7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेटा देख रहे हो कितना खतरनाक है। एक मीटर क्यूब में, एक मीटर क्यूब न्यूक्लियस का रेडियस वेट कितना होगा, मास। एक मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब साइज का न्यूक्लियस लेके आओ और उसका मास कितना होगा 10⁻17 केजी। डेंसिटी क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम। एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा उसी को क्या बोलते थे, डेंसिटी ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास है, 10⁻17। बात समझ रहे हो कितनी बात कर रहे हैं, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है, 10 एक्सा केजी, ठीक है। मतलब अर्थ अपना कितने केजी का है, 10⁻24 के आसपास अर्थ का जो मास है 10⁻24 केजी। ये देखो 10⁻17 केजी। एक मीटर की अगर न्यूक्लियस लेके आ जाओ वॉल्यूम का तो उसका मास इतना होगा, ठीक है। इतना हाईली डेंस होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, अब डेंसिटी तो सर कांस्टेंट आ गई, तो दुनिया में, क्या बोल रहा हूं मैं, दुनिया इस कायनात में, ऐसे बोलते हैं ना उर्दू में, इस कायनात में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम हैं, सभी की डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट, डिस्पाइट ऑफ दियर मास नंबर, दियर रेडियस। डेंसिटी क्या आ रही है, वो मास नंबर पे डिपेंड। नीट का एक क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया और आया भी था, यहां पे लिख लेना, नोट लैब ऐसे स्टार मार करके लिख लेना आप लोग। डेंसिटी जो रो है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, तो ए की पावर में जीरो, ठीक है, ए की पावर में जीरो। तो दुनिया के किसी भी न्यूक्लियर या किसी भी एटम के न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, दो एटम ले लो, कोई भी दो एटम ले लो और उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो निकालो, क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। बात समझ आई, मतलब यहां से क्या है, डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर। तो लिख लो ये लाइन, डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। रेशियो ऑफ, एक पॉइंट ये लिख लें, अब एक पॉइंट ये लिख लो, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी of any two atom, of any two atom, any two atom is one, is always one, ऐसे लिखो always one। मतलब रो वन अपॉन में रो टू अगर लिखना चाहूंगा तो क्या है, रो वन अपॉन में रो टू बराबर वन अपॉन में वन, ये है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है और आप लोग थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री फोकस करो, ठीक है सारा, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा फोकस करो, तुम्हारे फिजिक्स में परफॉर्मेंस नहीं अच्छे लगे मेरे को। तो हाँ बायो ठीक ठाक है आप लोग, तो तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है, ठीक है, सिलेक्शन तीनों ही सब्जेक्ट से होगा। हाँ दो में परफेक्शन होना चाहिए और एक में इतना हो कि आप 25 तक टच कर जाओ क्वेश्चन में। तो रेशियो ऑफ रेडियस, तो R1 अपॉन में R2, A1 अपॉन में A2 का होल पावर 1/3, तो A1 कितना है 64 डिवाइडेड बाय 216 की पावर 1/3,
देखो इस बार अगर कुछ लोगों ने जेई का फॉर्म फिल किया, इस बार दो, अगर लगे कि यार हो पाएगा, नहीं तो आप पूरी की पूरी एनर्जी कहां लगाओगे, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी बढ़ जाती है ना फिर मजा नहीं आता, फोकस नहीं रह पाते आप, ठीक है, पूरी एनर्जी आप लगा दो, ठीक है, निकाल लोगे फायदा ही रहेगा इधर उधर ऑप्शन, लेकिन आप अपना एक बार फिक्स कर लो कि मुझे इधर ही जाना है, तो उससे फायदा होता है। मैं बताता था ना अपने फ्रेंड्स के एग्जांपल, दो तीन है, वो दोनों में, ये दोनों में मतलब एवरेज, मतलब ऐसा था कॉलेज मिल जा रहा था दोनों में, ठीक है, अगर किसी एक जगह वो फोकस करते तो मस्त रैंक लेके आते। तो ठीक है, अभी दो आप लोग जेई का एग्जाम, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करके आना है, इतना पढ़ा है आप लोगों को कि फिजिक्स केमिस्ट्री इजीली कर लोगे, और लेवल डाउन हो गया बहुत, अब वो जे मेंस वो जे मेंस नहीं रहा। आर वन अपॉन में 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 का क्यूब की पावर में 1/3, 4/6 का होल क्यूब की पावर में 1/3, 3 से 3, तो R1 अपॉन में R2 क्या आया, 4/6, क्या है 2/3, और डेंसिटी का रेशियो ρ1 अपॉन में ρ2, ये तो सर 1 अपॉन में 1 आएगा, क्यों, बिकॉज डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर, न्यूट्रॉन है प्रोटॉन सब अलग अलग थे, ठीक है, कहानी सुनो, कहानी के माध्यम से आपको अच्छे समझ जाएगा। यूनिवर्स में सबसे पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या थे, सब अलग अलग थे, है ना, ये अलग अलग थे, ठीक है, फिर इन्होंने सोचा यार कंबाइंड हो लेते, अनस्टेबल थे, ठीक है, अब कुछ तो हुआ, ये कंबाइंड हो गए, ठीक है, कंबाइंड होके इन्होंने, जब ये कंबाइंड हुए, पास पास आ गए, तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, न्यूक्लियस, क्या फॉर्म किया, न्यूक्लियस, पहले यूनिवर्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग थे, फिर ये कंबाइंड किए, कंबाइंड करने के बाद इन्होंने क्या फॉर्म किया, न्यूक्लियस। अच्छा, जब ये न्यूक्लियस फॉर्म किया ना, तो उसके बाद न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के बाद एनर्जी रिलीज हुई, जब ये कंबाइन होकर क्या बनाया, न्यूक्लियस, तो साथ में क्या रिलीज हुई, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड, इट्स रिलीज, ठीक है, तो पहले सभी न्यूट्रॉन के पास मास कुछ होगा, प्रोटॉन के पास कुछ मास होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ने सभी इंडिविजुअली मास को ऐड किया, ठीक है, ओके, और फिर उसके बाद ये जो न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस का मास, हम भाई जब इन सभी को कंबाइन करके हमने क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया, प्रैक्टिकली जितना वो मास था उतना ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट अलग अलग, सभी का इंडिविजुअली मैंने मास निकाला और ऐड कर दिया, जो वेट आएगा या जो भी मास आएगा, अगर 40 स्टूडेंट को एक बड़े से तराजू में बिठा दो और मास निकालो, टेक्निकली क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए ना, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका मास निकाला और इसका मास मेजर किया, सर तराजू पे तोलने लेके गए हुए हैं, न्यूक्लियस को उठाया होगा और तराजू पे से बैलेंस किया होगा, ऐसा था नहीं न्यूक्लियस को पकड़ लेंगे, इसके लिए एक अलग डिवाइस होती है मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, अब देखो साइंटिस्ट को मास मेजर करना था तो उसके लिए डिवाइस बना ली, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जब इसका मास मेजर किया ना तो इसकी मास कम निकला, क्या निकला, कम, मास, mass of nucleus is measured by, या atom is measured by spectrometry, mass spectrometry, mass spectrometry। अच्छा, जब इन्होंने देखा है इसका मास मेजर किया तो इसका मास क्या आया, कम आया सर, इसका मास ज्यादा था इसका मास कम था, तो ये जो मास में कमी आई वो गया कहां, ये देखो, यही तो था मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास में जो कमी आई वो मास किसमें कन्वर्ट हो गई, एनर्जी में, और जो मास में कमी आई उसी को हम क्या बोलते थे, मास डिफेक्ट, उसी को क्या बोलते थे, मास डिफेक्ट। यूनिवर्स में पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब अलग अलग थे, कंबाइंड हुए तो न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस बनने के बाद एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन फिर हमने मास मेजर किया, जो इसका मास है और जो इसका मास है दोनों का मेजर किया, तो देखा यार ये क्या रिएक्टेंट इधर होता था प्रोडक्ट इधर होता था क्या, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट का मास कम निकला सर, और प्रोडक्ट का मास कम निकला मतलब वो मास गया कहां, वो मास किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, और जो मास में कमी आई उसी को हम क्या बोलते थे, मास
डिफेक्ट, क्या बोलते थे, मास डिफेक्ट, ठीक है। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बात समझ में आई, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं लिखना है, बस ऐसे सुनते आगे चले, ठीक। मास डिसअपियर हुआ तो क्या बना, एनर्जी अपियर हुआ, ठीक है। अभी मास का डिसअपियर होना, मास क्या हुआ, डिसअपियर, तो एनर्जी क्या हुआ, यहां से अपियर हो गया, एनर्जी दिख गई, ठीक है। मास का डिसअपियर होना और एनर्जी का अपियर होना, मतलब मास गायब हो गया, एनर्जी प्रकट हो गया, ठीक है। अच्छा, और जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को हमने क्या बोला था, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। फॉर एग्जांपल अब मास में जो कमी है, अभी देखना आप लोग, तो अभी एक डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो पहले, मास डिफेक्ट, इसको बनाओ और नीचे लिखो मास डिफेक्ट, बनाओ जल्दी से। मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, डेल्टा एम से डिनोट करते हैं मास डिफेक्ट। ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, चलो अभी लिखवा देते हैं, पहले बनाओ ये सब, डिफरेंस बिटवीन theoretical mass, theoretical mass and observed mass, and observed mass। कई लोग इसी को ऐसे बोलते हैं, और डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास and sum of its constituents mass and sum of its constituents masses, its constituents masses, इसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट कैसे लिखोगे, थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल मास क्या होता है सर, पहले ये बता दो। देखो थ्योरेटिकल मास ये होता है, थ्योरेटिकल मास यहां पे लिखना है इसके नीचे, ठीक है, थ्योरेटिकल मास। एक मिनट रुक जाओ। तो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जेड, ठीक है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मिलके क्या बनाएंगे, एक एटम बनाएंगे। भाई इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन मिलके क्या बना, एक एटम बना, एक्स जेड टी प्लस एनर्जी रिलीज्ड, प्लस एनर्जी रिलीज्ड, प्लस एनर्जी रिलीज्ड। तो जेड पी प्लस ए माइनस जेड एन, समझ आए, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं, ठीक है, ये एटम बनाया और एनर्जी रिलीज हुई। अब इसके मास नंबर में कमी आई थी क्या, इसके मास नंबर में कमी आई। अब ये थ्योरेटिकल मास है और ये ऑब्जर्व्ड मास है, ये जो एटम बना ना, स्पेक्ट्रोमेट्री लेके आया, मेजर कर लिया हमने, उस पर रखा, तोल दिया, ठीक है। तराजू, तराजू इसलिए बोला फील होता है, सब मेजर कर रहे हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोल दूंगा तुम्हें, फिर वही बात है। तो तराजू से सर अपनापन लगता है, अपनी लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक, इसलिए तराजू बोल रहा हूं। तो मास में जो कमी है वो किसमें कन्वर्ट हो गई थी, एनर्जी में। अब जो मास में कमी आई, डेल्टा है, इसके नीचे लिखना है वो, ठीक है। तो जो मास डिफेक्ट लिखोगे यहां पे, मास डिफेक्ट डेल्टा एम, वो क्या लिखोगे, थ्योरेटिकल मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास, थ्योरेटिकल मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास।
ऑब्जर्व मास कौन सा होगा, जो हम स्पेक्ट्रोमेट्री में मेजर करेंगे, ठीक है, इस न्यूक्लियस का मास ये कम आया था, ठीक है। तो थ्योरेटिकल मास क्या लिखोगे, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मान लो फॉर एग्जांपल जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या गया, थ्योरेटिकल मास है, माइनस ऑब्जर्व्ड मास, मास ऑफ एटम, ठीक है, ये है ऑब्जर्व। इन्हीं के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मास डिफरेंस, डेल्टा एम। समझ में आया, ठीक है, लिख लेना नीचे, एमपी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, एम एन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, ओके। अच्छा, एम एटम क्या है, मास ऑफ एटम, और या ऑब्जर्व्ड मास, ऑब्जर्व्ड मास है। कोई बात नहीं, करनी तो पड़ेगी, अच्छा लगता है, ठीक है। देखो जब कहना शुरू करोगे तभी तो होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या थी बताओ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी released during the formation of nucleus by its constituents, its constituents, amount of energy released during formation of nucleus by its constituents particle, by its constituent particle कौन कौन से, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। constituent particle का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, by its constituents particle and bringing them from infinite separation, and bringing them from from infinite separation, ठीक है। देखो रुको एक मिनट, इधर देखो, इनफाइनाइट से न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, कंबाइन हुए, क्या बनाया, न्यूक्लियस। तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हमने क्या बोला, या उस न्यूक्लियस में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक तरीका और है बोलने का, या उस जो न्यूक्लियस में कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको इतनी एनर्जी दे दो कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहां चले जाए, इनफाइनाइट पे, तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, और मिनिमम एनर्जी required to break nucleus into its constituents, उसको हम क्या बोल देंगे, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। इनफाइनाइट से न्यूट्रॉन प्रोटॉन को लेकर कंबाइन किया, न्यूक्लियस बना, जो जो एनर्जी रिलीज उसको क्या बोला, बाइंडिंग एनर्जी। या इतनी एनर्जी दे दो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में कहां पे चले, बिल्कुल अलग अलग हो जाए, तो क्या बोलोगे, वही एनर्जी क्या है। तो दो तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ज्यादा याद करना, ज्यादा वो अप्रोप्रिएट, मतलब दोनों अप्रोप्रिएट है, लेकिन पहले से अपना क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, जो बाइंडिंग एनर्जी आएगा, बाइंडिंग एनर्जी बी, वो क्या आएगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यही है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं यहां पे लिखूं, तो क्या लिखूंगा, डेल्टा एम कितना था, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एटम, ये डेल्टा में आएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। यही है आपका बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और ये था डेल्टा एम, पूरा मास डिफेक्ट, ये पूरा आपका क्या है, डेल्टा एम। आई होप आपको समझ में आया।
बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या होता है। सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनफाइनाइट पे थे, फिर से सुनो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहां थे, वो कंबाइन होकर क्या बना, तो क्या हुई एनर्जी, उस एनर्जी को क्या बोला, बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा सर, जब कंबाइन होके न्यूक्लियस बना ना तो उसका मास कम निकला, हमने मेजर किया मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, तो मास क्या है, कम आया। वही जो मास में कमी है वही किसमें कन्वर्ट हुई थी, एनर्जी में। ठीक है, ओके। तो वो जो कमी है उसको हमने क्या बोला था, मास डिफेक्ट। ठीक है, उसको बोला था मास डिफेक्ट, और बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना।